गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुड्डा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पदस्थापित हूँ। जो वीडियो सीरीज बनाई जा रही है उसमें जो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो क्लास बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए है जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर। और ये वीडियो पेपर फर्स्ट में जो तुगलक एक प्ले ग्रीस कर्नाड के द्वारा रचित प्रिस्क्राइब किया गया हुआ है उसी पर आधारित एक एस्पेक्ट है उस प्ले का, पॉलिटिकल एलिग्री, उसको इसमें डिस्कस किया गया है या उसके बारे में बातचीत की गई है। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो ऑथर है, इसका लेखक जो है ग्रीस रघुनाथ कर्नाड, उसका जन्म 1938 में हुआ और डेथ 2019 में। ग्रीस कर्नाड इज ए कंटेम्परेरी राइटर, प्लेराइट, एक्टर, मूवी डायरेक्टर इन कन्नड़ लैंग्वेज। इसने हिंदी मूवीज में, कन्नड़ में, इंग्लिश में काफी भाषाओं में काम किया है और वेल नोन फेस है। इसको देखते ही लोग पहचान लेते, कई पिक्चरों में भी काम किया है। और उसकी जो राइटिंग कैपेबिलिटी है उसको देखते हुए उसको ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर कन्नड़ लैंग्वेज के लिए जो हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है जो इंडिया में दिया जाता है वो दिया गया है। यानी कि ये एक टैलेंटेड पर्सनालिटी है ग्रीस कर्नाड, इसमें कोई हमें डाउट नहीं होना चाहिए। और वो पिछले 4 दशकों से यानी 40 साल से कर्नाड नाटक लिख रहा है। कभी इतिहास को, पौराणिक कथाओं को यूज कर वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उनको कैसे प्रस्तुत किया जाए उसकी उसने मास्टरी हासिल की हुई है। और इंडियन सिनेमा के अंदर तो जैसा मैंने बताया कि वो उसने एक्टर के रूप में काम किया है, डायरेक्टर के रूप में और स्क्रीन राइटर, और उसको काफी इसके लिए इनाम या कह लीजिए पुरस्कार भी मिले हैं। उसको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों ही सम्मान दिए गए, जो कि सेकंड हाईएस्ट ऑनर है, सिविलियन ऑनर माना जाते हैं। अब हम प्ले पर आते हैं। जो तुगलक जो प्ले है वो कर्नाड, ग्रीस कर्नाड के द्वारा से दूसरा प्ले है। इसको पहले उसने 1964 में कन्नड़ भाषा में लिखा था और इसको कन्नड़ में इसको नाटक को स्टेज पर प्रस्तुत किया गया 1965 में और वह तुरंत ही बहुत ही सफल रहा। फिर उसके बाद तो इसको कई भाषाओं में, हिंदी में, मराठी, बंगाली में प्रस्तुत किया गया और वो उसी सफलता के साथ लोगों ने इसको स्वीकार किया। और लेखक को इतना दबाव बना कि उसको कहा गया कि भी आप इसकी इंग्लिश में स्वयं ही ट्रांसलेशन करें। तो और लेखक ने फिर खुद ही इसकी ट्रांसलेशन की। ये जो नाटक है ये ऐतिहासिक प्ले है। इसमें जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो पिछले आखिरी जो 5 साल थे उनका चित्रण किया गया है। ये कह सकते हैं कि इसमें लगभग 1327 ईस्वी में जो कहानी शुरू होती है और फिर वो दिल्ली से शुरू होती है और उसके बाद दिल्ली से जो दौलताबाद जो राजधानी बनाने का निर्णय लिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, वहां पर होती हुई और आखिरी में उसके दौलताबाद के जो 5 साल है राजा के मोहम्मद, उससे संबंधित है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इट इज हिस्टोरिकल प्ले। लेकिन जो कर्नाड ने जब इसको लिखा तो खुद इसके तुगलक और जो कंटेम्परेरी जो सिचुएशन थी उसमें जो पैरेलल था, समानांतरता थी, उससे वो खुद प्रभावित हुआ। क्योंकि तुगलक एक बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी थी, बट ही डिसइंटीग्रेटेड विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ 20 years। 20 साल में ही उसका प्रभाव कम हो गया। और the mood of disillusionment that set in corresponds well with the mood of frustration at the end of Nehru
एरा। नेहरू के युग में जो निराशा हुई वैसी ही निराशा मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि एक बहुत अच्छा समाज सुधारक था, कह लीजिए बदलाव लाना चाहता था समाज में और वो नहीं ला पाया, और उसको जो निराशा हुई वैसी नेहरू के युग के बाद लोगों को निराशा हुई कि जो चीज हम चाहते थे वो चीज नहीं मिली। इसके बारे में खुद कर्नाड ने लिखता है, आई डिड नॉट कॉन्शियसली राइट अबाउट नेहरू एरा। मैंने कोई नेहरू के युग के बारे में जानबूझकर नहीं लिखा। I am always flattered when people tell me that it was about the Nehru era and equally applies to the development of politics since then. जब मेरे को ये बताया जाता है कि इसकी समानांतरता, ऐसी सिचुएशन नेहरू युग से इसकी तुलना की जा सकती, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। इस नाटक के हर कदम पर एक क्योस दिखाई देता है, डिसइल्यूजनमेंट, अराजकता एंड करप्शन दैट फॉलोड नेहरू एरा, और जो कि नेहरू के युग के बाद भी यही हुआ था। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ द प्ले। और यही क्योंकि उसी 1964 में नेहरू जी की डेथ हुई, तो उसी दौरान लिखा गया था, तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था नाटक। तुगलक जो है 14th सेंचुरी में राज करता था और नेहरू जी 1950 और 60 के दशक में, और दोनों युगों में बहुत जबरदस्त पैरेलल है, समानता है। और इसीलिए तुगलक एक पॉलिटिकल एलिगरी है। एलिगरी क्या होता है? एलिगरी एक कोई भी रचना होती है, चाहे नाटक हो, नॉवल हो, पोएम हो, कोई भी हो सकती है, उसमें दो मीनिंग होते हैं। एक तो सरफेस मीनिंग, जिन सब जो कैरेक्टर आपके सामने होते हैं, तो सरफेस मीनिंग, और जो हिडन मीनिंग होता है एक वो मीनिंग होता है, इसीलिए उसको एलिगरी कहा जाता है। तो इसमें सरफेस पर तो नेहरू जी नहीं है, लेकिन रेफरेंस के द्वारा ये हिडन मीनिंग में नेहरू की बात होती है। The Karnad uses history and places facts of history in the midst of imaginary incidents and situations to dramatize history. तो कुछ काल्पनिक चीजें उसने की है जिससे कि वो इतिहास को नाटक के ढंग से प्रस्तुत कर सके। हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे। मुस्लिम जो है हिंदुओं को ब्लडी, बेवफाई, इनफिडल्स कह सकते हैं आप, काफिर, और डिजर्व टू बी किक्ड, जिनको लात मारी जानी चाहिए, मुस्लिम ये मानते थे। एंड हिंदू मुस्लिम को सस्पेक्ट करते थे और कुड हार्डली बिलीव दैट ए मुस्लिम वाज गोइंग टू सी देम प्रोस्पर, और ये मानते के लिए तैयार नहीं थे कोई मुस्लिम ये चाहता कि हिंदू तरक्की करे। एंड टू एग्जेम्प्ट देम फ्रॉम टैक्सेस विदाउट हैविंग हिज ओन बेनिफिट इन व्यू, और कोई मुस्लिम उनको टैक्स से छूट देते बिना अपने फायदे के, ये हो ही नहीं सकता। एक हिंदू ने कहा, वी डिड नॉट वांट एन एग्जेम्पशन। इसमें एक नाटक में जब जजिया कर हटाया जाता तो उसके बारे में कहता है वो कि हमें कोई छूट नहीं चाहिए। लुक व्हेन ए सुल्तान किक्स मी इन माय टीथ, मेरे मुंह पर जो लात मारता है और कहता है पे अप यू हिंदू डॉग, आई एम हैप्पी, तो मैं खुश होता हूँ। आई नो यू आर ए हिंदू, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं हिंदू हूँ, बट यू आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, वेल दैट मेक्स मी नर्वस, क्योंकि मैं तुम्हारे को जानता हूँ तुम एक हिंदू भी हो और मानवीय, इसलिए मुझे थोड़ा सा घबराहट होती है। और यंग मुस्लिम जो है इस बात पर रिएक्ट शार्पली करता है और वायलेंटली टू द स्टेटमेंट ऑफ हिंदू एंड कॉल्ड हिम ए अनग्रेटफुल रैच, मतलब बहुत ही अनग्रेटफुल व्यक्ति हो तुम। द ओल्ड मुस्लिम वांट द यंग मुस्लिम बिकमिंग ए फ्रेंड ऑफ द हिंदू। बूढ़ा मुसलमान युवा मुसलमान को कहता है तुम हिंदू के दोस्त मत बनो। ही सेड beware of the Hindu who embraces you, उस हिंदू से डरो, सावधान रहो, तुम्हें गले में लगाता है। You before you know what he'll turn Islam into another caste, क्योंकि हिंदू बड़े तेज होते हैं और वो इस्लाम को एक जाति बना के छोड़ देंगे। Call the prophet an incarnation of his God, और प्रोफेट मोहम्मद को भी अपने किसी देवता का अवतार बता देंगे। Despite the best efforts of Tughlaq to bring the Hindus and Muslims together, वो खूब प्रयास करता है तुगलक कि हिंदू मुस्लिम साथ साथ आ जाए, उसके बावजूद ही फेल्ड, उसके बाद वो असफल हो जाता है। और ये जो फैक्ट है 14th सेंचुरी स्टिल होल्ड्स गुड,
ये तथ्य बहुत मायने रखता है। गांधी द आइडियलिस्ट मेड अटेम्प्ट्स टू यूनाइट द हिंदूज एंड मुस्लिम। गांधी जी ने प्रयास किया हिंदू मुस्लिम एक हो जाए। नेहरू फॉलोड इन गांधीज फुटस्टेप्स। नेहरू गांधी के कदमों पर चला। एज ए प्राइम मिनिस्टर ही वांटेड टू यूनाइट द टू बट ही फेल्ड। लेकिन वो असफल रहा। देयर वर हिंदू मुस्लिम राइट्स एंड डीप रूटेड सस्पिशन। बहुत एक दूसरे पर कह सकते हो आप सस्पिशन यानी संदेह करते थे। जो कर्नाड हमारा लेखक है, उसने तुगलक को एक आइडियलिस्ट, एक आदर्श राजा के रूप में और उसकी आदर्श राजनीति को दिखाया कि वो कोई रास्ता नहीं दिखा पाती। इट इज बाउंड टू फेल। ये आदर्श राजनीति हमेशा फेल होती है, स्पेशली व्हेन द आइडियलिस्ट इज इम्पल्सिव। अगर आदर्शवादी थोड़ा सा भावनात्मक हो। तुगलक बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत हार्ड वर्क करता है लोगों के लिए। वो सो नहीं पाता रातों तक। उसके जो एनिमी जो है सुल्तान के, वो भी ये पहचानते हैं कि वो बहुत ही विद्वान और ज्ञानी पुरुष है, परंतु उसकी जो ज्ञान और प्रतिभा है सुल्तान को, वो ये बहुत ज्ञानी और प्रतिभाशाली सुल्तान इम्पल्सिव है। ही कैन नॉट टॉलरेट ऑपोजिशन। उसको विरोध पसंद नहीं है। वो हर प्रकार के तरीके अपनाता है अपने विरोधियों को कुचलने के लिए। वो अपने विरोधियों को मारता ही नहीं है, बल्कि सिचुएशन का फायदा भी अपने पर्सनल यूज के लिए, बेनिफिट के लिए करता है। और जो रूलर्स और पॉलिटिशियन जो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के हैं, वो भी यही सटल क्लेवर मेथड्स अपनाते हैं जो कि आम आदमी की नजरों से दूर रहते हैं। In this, the political leaders of our times are in no way different from तुगलक। तुगलक से वो अलग नहीं है। तुगलक का जो कैरेक्टर है वो is used as background to portray what is happening today। ये आज क्या हो रहा है ये दिखाने के लिए तुगलक का यूज किया। तुगलक सोचता है कि whatever he does is right for the good of the people। जो करता है अच्छा ठीक है, लोगों के भलाई के लिए। He wants his path to lead towards greater justice। ज्यादा न्याय मिले, समानता मिले, उन्नति हो, शांति आए और उसका एक जीवन पर्पसफुल, उद्देश्यपूर्ण जीवन हो। एंड और इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए वो नए स्टेप आता है टू ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। एक नया कदम उठाता है जिसमें वो अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर करता है। और वो लोगों को समझाता है कि उसका जो है सारा साम्राज्य दिल्ली से उन्नति नहीं कर सकता राजधानी के रूप में। दौलताबाद जो है, जो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी का सिंबल बन जाएगा और उसको आइडियल, उसका आदर्श प्राप्त करने में सफल होगा। वो सभी का सहयोग चाहता है अपने इस प्रोजेक्ट में, खास करके अपने आम जनता का। वो कहता है आई होप आई शैल हैव योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। परंतु लोग उसको समझते नहीं है। उसके आइडियाज उसके समय से बहुत आगे हैं और वो उन लोगों की, आम आदमी की समझ से बहुत दूर है। और इसके अलावा जो आमिर है उसके दरबार के, वो ये सब करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं उसके बेस्ट प्रोजेक्ट को, और उसको हर प्रकार की समस्याएं उसके सामने खड़ी करते हैं। समकालीन भारत में भी इसी पर बहुत सारे प्रोजेक्ट को ऐसे होते हैं, लेकिन जो वेलफेयर के जो प्रोजेक्ट है और प्रोस्पेरिटी के हैं, उनको देश की उन्नति के लिए पूरे नहीं करने दिया जाता और इसलिए वो असफल हो जाते हैं। जो पीपल है, जो इंचार्ज होते हैं प्रोजेक्ट के, वो ब्राइब लेते हैं, जैसे तुगलक के जमाने में होता था। ब्राइब रिश्वत लेते हैं। दौलताबाद के रास्ते में किस प्रकार लोग रिश्वत, उसके अधिकारी रिश्वत लेते हैं। जो प्रशासन है वो उदासीन हो जाता है लोगों की असुविधा के लिए, जैसे कि अजीज और आजम तुगलक में करते हैं, इसलिए लोगों का तो फिर सफर होना सर्टेन है। इंडिया में भी आज करोड़ों रुपए को जो है वो इस बात के लिए, अकाल के लिए, सूखे के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, उनकी उन्नति के लिए, निराश दबे कुचले लोगों के लिए लगाया जाता है, लेकिन उनकी कंडीशन इंप्रूव नहीं करती, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसा उसका मिस अप्रोप्रिएट हो जाता है। उसका जो प्रशासक अधिकारी है, प्रशासनिक, वो उसको मिस यूज कर जाते हैं। और हम
सॉफ्ट भी नहीं थे। देखिए, ए पुअर लो पेड सर्वेंट डाइज, बहुत ही गरीब कम कह सकते पैसे कमाने वाला नौकर मरता है, और एंड हिज पेंशन इज नॉट पेड टू हिज क्राइम विडो, उसकी पेंशन नहीं दी जाती उसकी विधवा को। स्टार्विंग चिल्ड्रन फॉर इयर्स टुगेदर, सालों तक उसके भूखे बच्चे भूखे मरते रहते लेकिन वो पेंशन नहीं प्राप्त कर पाता। और जब अथॉरिटी जो रिप्लेस होती है ऑफिशियल कंसर्न के में, रिवार्ड फॉर ऑब्टेनिंग कन्वीनियंस, सुविधा शुल्क, फिर वो सुविधा शुल्क कह सकते रिश्वत का दूसरा नाम है, वो लेते हैं, और इमीडिएटली मेक्स द ऑफिशियल वर्क एंड हेल्प द नीडी, और तुरंत काम करने लग जाते हैं। Was तुगलक्स टाइम्स इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडिया टुडे? नहीं, वो बिल्कुल भी अलग नहीं था, वैसा ही सब था। कर्नाड मेक्स use of some actions of Tughlaq to bear upon the actions in contemporary India. Contemporary India नहीं, समकालीन इंडिया में किस प्रकार समानता है उस जमाने की। तुगलक लिफ्टेड द जजिया कर, जजिया कर जो धर्म के नाम पर हिंदुओं पर लगाया जाता था मुस्लिम शासकों के द्वारा, उसको उठा दिया था या समाप्त कर दिया था तुगलक ने, और इम्पोज टैक्सेस इम्पार्शियली ऑन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और उसने जो टैक्स लगाए हिंदू और मुस्लिम पर एक समान लगाए। This was done with a view of maintaining absolute impartiality, इसलिए किया गया कि impartiality निष्पक्षता बनी रहे। But this move of his was misconstrued by the Hindus, इसका हिंदुओं ने गलत मतलब निकाला। रतन सिंह, the adopted brother of सिहाब, जो कि रतन सिंह सिहाब का पुत्र था, mocked at the impartiality of तुगलक, तुगलक की निष्पक्षता का मजाक उड़ाता है। He said he is impartial, क्यों निष्पक्ष तो है। He levied such taxes on the poor farmers that they preferred to starve, वो मरना पसंद करते, इस प्रकार के टैक्सेस वो लगाता है गरीब किसानों पर। Of course, Hindus and Muslims are dying with absolute impartiality, तो हाँ बिल्कुल निष्पक्षता से दोनों हिंदू मुस्लिम मुसलमान मर रहे हैं। And tax imposed today is resented in the present setup of the government, आज कोई भी टैक्स ले उसका विरोध तो होता ही है आज की व्यवस्था में। कर्नाड जो है, ग्रीस कर्नाड, वो सफल हुआ है हमें उस दौरान के तुगलक के जमाने का जीवन समझाने में, प्रस्तुत करने में, और उसके बहुत ही आज की जो कंटेम्परेरी समकालीन जो इंडिया है उससे उसकी काफी समानता हकीकत में मिलती है। There was corruption and exploitation of needy at that time, उस जमाने में भ्रष्टाचार था, शोषण था गरीबों का। And the stupid and undeserving person prospered in that period, जो मूर्ख और जो लायक नहीं थे, नालायक लोग उन्नति कर रहे थे। It is in no way different from the present situation in India, वर्तमान में से इससे सिचुएशन अलग नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसके दो मीनिंग, एक तो कहानी और ऊपर से वो बताना चाहता है नेहरू के बाद यही हो रहा था, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। थैंक यू वेरी